अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एज के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के वालिदैन से करवाते हैं सो दैट उनकी जर्नी, उनके एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। आज के इस सेशन में अजमान से हमारे गेस्ट हैं मिस्टर नासिर अफजाल और उनकी वाइफ शाजिया बशीर साहिबा। मैं थोड़ा सा तारुफ इनका कराता चलूं, बाकी इनकी तफसील जो है वो हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। इनकी 5 बेटियां, उनमें से 3 के साथ हेयरिंग इशू है। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में और इनकी बेटियों के बारे में मजीद जानते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने टाइम दिया और वी वुड लाइक टू वेलकम यू एट आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने हम लोगों को इनवाइट किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेज नासिर अफजाल। थैंक यू सो तो मच मिस्टर खान फॉर इनवाइटिंग अस। तो ये हमारे मेहमान हैं, एक पसे पर्दा हैं और एक हमारे सामने हैं। तो हम सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमें अपनी बेटियों का इंट्रोडक्शन दें, उनके नाम, एजेस, उसके बारे में बताइए और उनमें से किसके साथ हेयरिंग का इशू है, तो फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। जी, मेरी पहली जो बच्ची है, फर्स्ट चाइल्ड, वो रिंशा नासिर। शी इज नाउ 22 इयर्स ओल्ड, 22 साल की हैं वो। उसके बाद है आयशा नासिर और वो है जी 18 इयर्स ओल्ड, 18 साल उनकी उम्र है इस वक्त। और उसके बाद है अलीजा नासिर और वो नॉर्मल है माशाल्लाह। उसके बाद है नूर आमना, वो भी हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड है और इस वक्त वो 11 साल की है। और उसके बाद है मलीहा नासिर और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नॉर्मल है। राइट, और इसका मतलब है कि रिमशा, आयशा एंड नूर, ये हैं नो, तरतीब से अगर। यस, जी जी जी, ये तीनों यूनिट है। राइट, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आपको किस एज में और कब पता चला इनके हेयरिंग इशू का। हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमें रिमशा के बारे में बताइए। रिमशा जब 4 मंथ्स की थी तो मुझे पता चल गया था कि वो नहीं सुन रही। बिकॉज उस एज में बच्चा आवाजों के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। कोई ताली बजाई जाए, कोई आवाज हो, कोई चीज गिरे तो वो उस तरफ देखती नहीं थी। तो मैंने और मेरे सब घर वालों ने नोटिस किया कि रिंशा जो है वो आवाज की तरफ मुड़ती नहीं है, अपना सर मूव नहीं करती थी वो। तो मुझे वहीं से पता चल गया था कि उसको कोई मसला है। और सबसे पहले हम उसको ईएनटी के पास लेकर गए थे। तो उन्होंने भी चेक किया तो उन्होंने कहा कि जी इसका इशू है। उसके लिए उन्होंने फर्दर क्या बताया वो मेरा ख्याल है मैं बाद में बताऊं, पहले आयशा का बता देती हूँ। तो आयशा का भी सेम ही था। आयशा भी 3-4 मंथ्स की थी तो मुझे आइडिया था कि वो भी नहीं सुन रही, क्योंकि वो उसका भी रेस्पॉन्स सेम रिंशा के जैसा था। और नूर का तो बहुत अर्ली पता चल गया था, 40 डेज की थी नूर, तो मुझे आइडिया हो गया था कि वो भी नहीं सुन रही। तो राइट। रिमशा का फिर हमने स्टार्ट लिया पहले। हम्म। तो रिमशा को हमने ईएनटी को दिखाया। उन्होंने कहा कि सम टाइम ऐसा होता है कि बाय बर्थ बच्चों के कान के पर्दे के पीछे फ्लूइड होता है, पानी होता है। तो इसके लिए हम सर्जरी करते हैं और ट्यूब्स डालते हैं इनसाइड द ईयर, कान के अंदर। तो ये एक सर्जरी है प्रॉपर। तो वो हमने करवाई। उन्होंने कहा फिर ड्राई हो जाएगा तो होपफुली बच्ची सुनने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑपरेशन के बाद भी वो ट्यूब डाली गई लेकिन रिमशा ने नहीं सुनना शुरू किया। कोई रिस्पांस नहीं दिया। बस उसके बाद फिर उन्होंने हमें यही गाइड किया कि आप इसका ऑडियोलॉजी टेस्ट करवा लें। तो वक्त मैं पाकिस्तान में रहती थी तो फिर मैं इसको लेकर गई पिंडी सदर में, वहां पे मैंने इसका ऑडियोलॉजी टेस्ट करवाया। तो दे टोल्ड अस के बच्ची का 90 to 100 dB हेयरिंग लॉस है। राइट, उसके बाद जी तो वो हम कॉकलियर इम्प्लांट पे तो आगे चलते हैं। तो हमें ये बताइए कि वो जो सेकंड नंबर पे आयशा थी,
उसका किस तरह पता लगा और कैसे उसके साथ कैसे प्रोसीड किया? आयशा तो बाय बर्थ वीक थी और आयशा के भी रिस्पॉन्सेज अच्छे नहीं थे, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि वो शायद सुनती है। लेकिन आयशा को एक और इशू हो गया था स्टमक का। बाय बर्थ उसका स्टमक का जो ट्यूब थी ना वो ट्विस्ट हुई हुई थी। तो पूरा 1 साल तो मैंने उसके ऊपर फोकस किया। फिर उसकी भी एक मेजर सर्जरी हुई थी। वो वॉमिट कर देती थी, वो डाइजेस्ट उसका कुछ नहीं होता था, फीड नहीं ले सकती थी वो। फिर 1 साल के बाद जब मैंने नोटिस करना शुरू किया कि वो नहीं सुन रही, तो फिर उसके लिए भी सेम टेस्ट करवाया गया। तो उसका भी 100 to 110 dB लॉस आया, हेयरिंग लॉस। उसको भी फिर मैंने हेयरिंग एड्स लगा दिए। बट नूर का भी ऐसा ही हुआ, सेम प्रोसीजर सेम था। सेम नूर का भी क्योंकि ऐसा नूर ही की था। नूर दफा का तो ऑलरेडी मैं पहले दोनों का एक्सपीरियंस था ना, तो इसको जैसे ही पता चला तो फिर साथ ही इसको फिर जो है ना शुरू कर दिया स्पीच और नूर का इसका। जब हमने टेस्ट करवाया था ना, तो नूर का 80 to 90 dB लॉस आया। हम्म। नूर का 10 dB कम था उनसे। दैट्स वाई नूर का जो रिस्पॉन्स था ना वो दोनों बहनों की निस्बत अच्छा था। तो फिर इसको जब हम हेयरिंग एड्स लगाए थे तो उससे ये अच्छा रिस्पॉन्स देने लगी थी। राइट। तो ये तो हो गया इनिशियली जो हेयरिंग एड तक लगने तक और वहां तक की कहानी। तो हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि कॉक्लियर इम्प्लांट होता क्या है, ताकि उनको पता चले। बहुत से लोगों को तो शायद पता भी ना हो कॉक्लियर इम्प्लांट नाम की कोई चीज है। जी, कॉक्लियर इम्प्लांट सर 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था। जब रिमशा पैदा हुई थी उस वक्त NIH में मैं इसको लेकर जाती थी, तो वहां पर एक डॉक्टर उस वक्त करते थे, लेकिन वो बहुत इनिशियल स्टेज थी कॉक्लियर की। तो हमने यही सुना था जी कि सर्जरी होती है बच्चों की और बच्चे सुनने लग जाते हैं, बट इसकी डिटेल्स मुझे नहीं पता थी। तो हम्म। उसके बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया और नेट पर सर्च करना शुरू किया। तो मुझे ये पता चला कि कॉक्लियर बेसिकली एक आर्टिफिशियल सुनने का एक तरीका है, जिसमें एक सर्जरी की जाती है और उसमें एक बच्चों के ना कान के बैक साइड पर उसकी स्कल्प में जो है वो एक डिवाइस, एक एक डिवाइस का। चिप इंसर्ट की जाती है। वहां से एक तार जो है वो जो कॉक्लिया होता है उसमें से इंसर्ट करके तो बच्चों के ये मतलब वो दिमाग तक फिर। कॉकलेट तक जो है ना पहुंचाते। जी। और उसमें फिर वो बाहर एक डिवाइस लगाई जाती है। वो अंदर रिचार्जेबल है। अंदर मैग्नेट होता है जिसको बाहर वाली डिवाइस जो है वो खुद ही कैच कर लेती है। जब बाहर वाली डिवाइस उसको उसके साथ कनेक्ट होती है तो बाहर से जब हम बोलते हैं तो वो फिर साउंड जो है वो अंदर की चिप रिसीव करती है, उससे फिर उस ट्यूब के जरिए बच्चे के ब्रेन तक जाती है, जिससे फिर बच्चा आवाज सुनता है और फिर बच्चा रिस्पॉन्स देता राइट। है। दिस कॉक्लियर इम्प्लांट। ओके। तो आप लोग ऐसी कंपनी या हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचे जो कि ये कॉक्लियर इम्प्लांट टेक्नोलॉजी यूज कर रही थी और सर्जरी कर रही थी? आपका उनका कैसे टाकरा हुआ? यहाँ पे वैसे हम जैसे लेडीज की गैदरिंग्स होती है तो मैं ऐसे ही जाती थी। एक खातून थी जो मेरी उनके साथ फ्रेंडशिप हो गई थी, वो यहाँ स्पेशल नीड के स्कूल में जॉब करती थी। तो बेसिकली वहां से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से हुआ कि एक रास्ता खुला। तो उन्होंने मुझे ना एक स्पेशल बच्चों के इवेंट में उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आपकी बच्चियां हियरिंग इम्पेयर्ड हैं तो आप इनको लेकर आए, तो वहां पर गैदरिंग्स होती हैं तो सब बच्चे जाएंगे, ये उनको देखेंगी और बच्चे खेलेंगे और आप को लोगों से मिलने का मौका मिलेगा लाइक दिस। तो वहां पे डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज ऐसे बच्चों को करवाई जाती हैं जिसमें सब टाइप के बच्चे होते हैं डिसेबिलिटीज के साथ। कोई ऑटिस्टिक भी होते हैं, डाउन सिंड्रोम के भी होते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज की भी होती हैं। इस तरीके से ये लोग एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर एवरी मंथ और आफ्टर 2 मंथ्स ऐसे। तो मैं वहां गई तो मुझे वहां पर एक लेडी मिली, वो भी पाकिस्तानी थी, शी इज फ्रॉम कराची। उनके बच्चों को ये आप डिवाइस जो लगी। बात कर रही हैं वो पाकिस्तान की नहीं कर रही, आप 2006 में जब मूव हुई यूएई की, तो ये सारी बात आप यूएई की कर रही हैं? जी जी, इधर की यूई की बात कर रही हैं। ओके। यूएई में ओके। 2006 में तो पहले मुझे नहीं था इतना कोक्लियर का ना, तो उस वक्त तो मैंने इनको नॉर्मल स्पीच थेरेपी करवाना शुरू की थी और हम इनको दुबई लेकर जाते थे। तो हियरिंग एड्स के साथ ना
जो सर मैं आपको साफ बात बता दूं, हेयरिंग एड्स के साथ ऐसे 90 to 100 या 100 to 110 dB जिन बच्चों का लॉस होता है वो नहीं सुन सकते, उनकी इम्प्रूवमेंट वैसी नहीं आती जैसे कॉकलेयर के साथ आती। हमने 7 इयर्स बच्चों को लेकर वहां पर गए। हम बच्चों ने ज्यादा कुछ नहीं बोलना सीखा, ना सुनना सीखा। हम्म। बस उसके बाद फिर मैंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी, मैं सर्च करती रही, स्पीच थेरेपिस्ट के साथ कांटेक्ट करती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो तो जब उसके बाद ये इस गैदरिंग में गई तो यहाँ से आपको किसकी इंफॉर्मेशन मिली तो फिर आप इस तरफ डाइवर्ट हुई? जी मैंने आपको बताया वो लेडी थी फ्रॉम कराची, उनके बच्चे का हुआ था। उन्होंने फिर मुझे पूरा गाइड किया कि यहाँ के जो है यूए की गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो डोनेट करते हैं ऐसे बच्चों को। तो फिर उन्होंने सारा जो है वो हमें उसके बारे में गाइड किया। आगे फिर मेरे हस्बैंड का काम था, इन्होंने से वो हम्म। फिर उनके उसके लिए सबसे पहले एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट चाहिए कि वाकई बच्चे को प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम लोग फिर इधर शारजा में एक हॉस्पिटल है, अल कासमी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का है। तो हम लोग उधर गए, उधर हम लोग को मिले एक डॉक्टर मोतिज, वो मिस्र से उनका ताल्लुक है। तो काफ़ी अच्छा उन्होंने गाइड किया, उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंटेशन तैयार की और पेपर सारे रेडी करके उन्होंने फिर हम लोगों से 2-3 टेस्ट करवाए, टेस्ट करवा के सारी रिपोर्ट्स साथ में लगा के फिर उन्होंने मुझे तकरीबन 4 जगह बताई हैं कि आप इधर जाएँ और इधर से स्टार्ट करें। तो 3 ने तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। नंबर 4 वाले जो अल जलीला फाउंडेशन है दुबई में, उन्होंने पेपर वगैरह एक्सेप्ट कर लिए। उन्होंने कहा जी आप वेटिंग लिस्ट में हैं, क्यों बच्ची की उम्र ज़्यादा है, हम लोग छोटी उम्र की कर रहे हैं। तो हम लोगों ने वेटिंग में रह गए। फिर फिर आस्ता आस्ता पैनल आस्ता बैठता है ना। पैनल बैठता है, फिर चलते जो है ना तकरीबन 6 महीने तकरीबन लग गए सारे प्रोसीजर में। तो एवरी विद इन 15 डेज एक दफा कॉल कर देते, ये वाले पेपर लेके आओ, ये वाले पेपर लेके आओ। इधर आपको पता है वो घर का कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट और यानी बहुत ज्यादा उसमें पेपर वर्क था। वो सारा कुछ कंप्लीट करके तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अप्रूवल दे दिया। बस वहां से फिर सबसे पहले नूर का अप्रूवल आया। पहले नूर का तो अप्रूवल आया, फिर उसके तो बाद फिर आप इस तरह हमें बताइए कि जो कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ तो वो किस किस एज में हुआ, नूर का, आयशा का एंड रिमशा का, अगर उस तरह बताएं हमें। रिमशा का 18 इयर्स और आयशा 16 और नूर का 7 इयर्स। ओके। और ये सारे जो कॉक्लियर इम्प्लांट हुए क्या ये एक साथ ही हुए? नहीं सर, सर पहले नूर का हुआ, उसके बाद आयशा और रिमशा, इनकी एज ज्यादा थी, इनको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। सर वो इसमें कह रहे थे कि इनका इसका फायदा नहीं है। सर इसमें एक चीज मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि नूर का तो उन्होंने फौरन एक्सेप्ट कर लिया कि इतनी कम उम्र बच्चे का किया जा सकता है और ये रिस्पॉन्स भी देगी। अभी भी नूर का वो यही कह रहे थे कि नूर का 7 इयर्स भी थोड़ा सा लेट हो गया, बिलो द 5 इयर्स। तो उसमें जो है ना बच्चे का कॉकलियर अगर हो जाए ना तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। 16 और 18 वाज टू लेट। तो हम्म। एक ऑडियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मुझे बकअप किया। उन्होंने कहा कि नो मैटर नहीं बोल सकेंगी लेकिन वो सुन तो सकेंगी ना। कहीं जो चीज गिर जाएगी तो वो सुनेगी, बाहर एम्बुलेंस जाएगी तो उनको एम्बुलेंस की आवाज आएगी, एरोप्लेन की आवाज आएगी, वो कम से कम कुछ रिस्पांस तो देंगी। उन्होंने मुझे कहा कि आप स्टार्ट करें, आगे अल्लाह मालिक है। बस फिर कुछ राइट। दुआएं भी थी, तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह फिर तीनों का अप्रूवल आ गया था। वैसे नहीं आता, 16 और 18 इयर्स का बहुत वेरी रेयर केसेस है कि वो करें, अदरवाइज नहीं होता। तो अच्छा, आपने जब कॉक्लियर इम्प्लांट का सोचा तो सोसाइटी में कुछ मिथ्स, कुछ ऐसी हवाई बातें भी कॉक्लियर इम्प्लांट के साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपने भी कोई ऐसी बातें सुनी? अगर सुनी तो वो क्या थी, वो भी हमारे साथ शेयर करें। कॉकलेयर के बारे में सर मैंने एक ही चीज सुनी थी कि कॉकलेयर यूजुअली फेल हो जाता है, दिस इज नॉट अ सक्सेसफुल सर्जरी। कि अगर एक कान से
ना हो सका तो दूसरे कान से करवाया, तो फिर वो भी ना हुआ तो फिर बच्चा हेयरिंग एड भी नहीं लगा सकता, मुझे ये बताया गया था। राइट। और लेकिन मैंने अल्लाह पे भरोसा करके, तो बस अल्लाह पे तवक्कल करके हमने ये जर्नी स्टार्ट की, तो आपके तो सामने। क्या आपको जब सर्जरी का आप लोगों ने डिसाइड किया तो क्या डॉक्टर्स ने या वैसे आपको इंफॉर्मेशन मिली कि क्या इस सर्जरी की कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं? ऐसी भी कोई इंफॉर्मेशन थी या शेयरिंग हुई कोई ऐसी इंफॉर्मेशन? जी, जो इनके थे, जो सर्जन थे, ही इज अ सीरियन सर्जन, उनका नाम है जी डॉक्टर जमाल कसुमा। ही इज अ वेरी एक्सपर्ट इन हिज प्रोफेशन। तो उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब 1 से 2% चांस होता है कि बच्चे में कोई फेशियल डिसेबिलिटी आ सकती है, या मे बी कभी अंदर कोई पानी का कोई इशू हो जाए, कोई डिवाइस का यूज की। बस उन्होंने ज्यादा ये बताया कि अगर बच्चा गिरता है तो फिर ये डिवाइस डैमेज होने का। ओके। तो 2018 में आपका ये तीनों का हो गया आप प्रोसीजर कंप्लीट। तो सर्जरी होने के बाद हम ये पूछना चाहेंगे कि उसके बाद भी फर्दर कुछ प्रोसीजर होता है? वंस के सर्जरी डन हो गई उसके बाद क्या फर्दर प्रोसीजर के बारे में भी हमें थोड़े बताइए। जी, जब सर्जरी हो जाती है तो वो तो 2 दिन का ही टाइम होता है, हॉस्पिटल में बच्चा होता है, उसके बाद वो जो उनका बैंडेज होता है वो 2 दिन के बाद, उसके बाद वो जो वुंड होता है, उनका बच्चों का जख्म होता है, वो हील अप हो जाता है विद इन 1 वीक। 1 हफ्ते में जख्म बेहतर हो जाता है। तो उसके साथ वो एंटीबायोटिक और एवरीथिंग वो जो दवाई देते हैं, उसके बाद 1 महीने तक बाहर वाली डिवाइस नहीं लगानी होती। बच्चे की केयर करनी होती है। बच्चे ने उस साइड सोना नहीं है जिस साइड पे ऑपरेशन हुआ है, बच्चे ने दूसरी साइड पे सोना है, यानी जो करवट। हाँ, इन तीनों का राइट साइड में हुआ ना, तो ये लेफ्ट साइड में सोती थी। ओके। राइट। अच्छा ये बताइए कि जब सर्जरी हो गई और सक्सेसफुल हो गई तो उसके बाद के प्रोसीजर में मैपिंग के बारे में भी आपको बताया गया। ये मैपिंग होती क्या है? हमारे व्यूअर्स को अगर इसके बारे में भी बताइए। और आपको डॉक्टर्स ने क्या बताया और इसमें क्या किया जाता है? जी सर, मैपिंग जो बेसिकली होता है ना, ये 2 डिवाइसेस को आपस में उनका कांटेक्ट बनाया जाता है। एक जो इनकी सर्जरी के दौरान इंटरनल डिवाइस लगाई जाती है ना, एक चिप टाइप होती है वो, तो इनकी जो आउटर डिवाइस होती है उसको सेट करना होता है। इसको बाकायदा ऑडियोलॉजिस्ट करता है, और वहां पर एक डॉक्टर भी मौजूद होता है। आफ्टर 1 मंथ उन्होंने हमें बुलाया, और उसका तरीकाकार ये होता है कि कंप्यूटराइज्ड प्रोग्रामिंग की जाती है बाकायदा, कि बच्चे की बाहर वाली डिवाइस के साथ अंदर वाली डिवाइस जब अटैच की गई है तो वो बच्चा किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहा है। हर बच्चे की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, वो ऑडियोलॉजिस्ट ही सेट करता है वो फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू द डेफनेस। डेफनेस एंड चाइल्ड रिस्पॉन्स। वो इंटरनल ही होता है, और वो ऑडियोलॉजिस्ट ही कर सकता है। राइट। अच्छा ये सारा अभी प्रोसीजर। सॉरी जी जी। तीनों इन तीनों बच्चियों के 3 इम्प्लांट हैं, मगर अपना अपना यूज करती हैं। दूसरे की लगाएं तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकती। हम्म। हाँ, डिवाइस अलग अलग है डिवाइस तीनों अलग की। अलग है तीनों। अच्छा सही। अच्छा ये बताइए कि ये सारा प्रोसीजर हो गया आपका अलिफ से ये तक, आप उस सारे प्रोसीजर से गुजरे, जर्नी से गुजरे कॉकलियर इम्प्लांट की। तो अब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कॉकलियर इम्प्लांट की जर्नी को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं? हम ये समझते हैं कि हमने देर कर दी, ये देर बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सही बात है, बहुत देर पर वही बात है ना कि जब जिस काम में अल्लाह ताला के ने हर चीज का वक्त टाइम मुकर्रर मुकर्रर है, है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर लेट भी हुआ है तो अल्लाह का शुक्र है। पीछे वाला तो मेरा ख्याल है वो कोई फायदा नहीं हुआ। हम्म। जो फायदा हुआ है वो कॉकलियर इम्प्लांट के बाद ही हुआ है। अच्छा सारी आपकी जर्नी का हमें पता चला कॉकलियर इम्प्लांट की। तो हम ये पूछना चाहेंगे, 3 चीजें हैं। एक, कॉस्ट ऑफ द सर्जरी। और दूसरी, डिवाइसेस की कॉस्ट और ख्याल रखना उनका, एंड बैटरीज के बारे में।
इनके बारे में अगर हमारे व्यूवर्स को बता सके। ऑब्वियसली कॉस्ट का आपको 100% तो शायद उस तरह अंदाजा ना हो, लेकिन एक आइडिया तो हो सकता है, और फिर वहाँ की यूएई की कॉस्ट में फर्क भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा पेरेंट्स को वहाँ का भी आइडिया हो जाएगा। देखिए ना, इसका कॉस्ट ऑफ सर्जरी यहाँ पर क्या है? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कॉस्ट ऑफ सर्जरी यूएई में तकरीबन 1,50,000 दिरहम। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चैरिटी के थ्रू हम लोग गए हैं, तो हमारा बिल्कुल जो है ना कुछ भी इसमें स्पेंड नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया सारा काम। और जो डिवाइसेस हैं, और डिवाइसेस हैं, आउटर डिवाइस जो है आउटर वो डिवाइस उसको डेली रात को जब बच्चा सोने के टाइम में उसको उतारना है, उसकी बैटरी जो है ना वो चार्जिंग में लगानी, और उसका डिवाइस जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर रखना। और ये चीजें उन्होंने हमें डिवाइस के साथ डिवाइस दी के थी। साथ ही जो है ना वो उसके साथ ही आती डिवाइस के साथ क्या चीजें? है, सॉफ्टवेयर और चार्जर। ओके। तो चार्जर ये स्पेशल टाइप का है ना, आम नॉर्मल बैटरीज वगैरह इसमें नहीं होती, सिर्फ ये इसी के कॉकलर की बैटरीज उसमें चार्ज होती है। और सॉफ्टवेयर भी एक स्पेशल किस्म का है, जो जिनको बच्चा गर्मी में या इस तरह उसको थोड़ा सा पसीना हो या ऐसा कोई चीज हो, तो वो ह्यूमिडिटी उसको की वजह ह्यूमिडिटी से को वेटनेस आ जाती है उसको ना जो। ड्राई कर देता राइट, तो मतलब आपने सर्जरी जब करवाई तो उसके बाद उन्होंने आपको डिवाइस भी दी, उसका सॉफ्टवेयर दिया, चार्जर दिया, एंड साथ उनकी रिचार्जेबल बैटरीज भी दी गई आपको। है। जी जी, रिचार्जेबल बैटरीज, और उसके साथ फिर उन्होंने काफी सारे इक्विपमेंट्स दिए हैं उसकी वायर्स वगैरह टेस्ट करने के लिए। उसको बैटरी जो मैग्नेट है, मैग्नेट की स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, वो मैग्नेट्स अलग अलग दिए हैं। बच्चे का अगर मैग्नेट उसमें नहीं चिपक रहा, बार बार गिर जाता है, आप उसको डबल पावर वाला लगा सकते हैं, ट्रिपल वाला भी लगा सकते हैं। ये चीजें भी कहीं उन्होंने स्लिप साथ ना हो जाए ना, आउटर डिवाइस कहीं गुम ना हो जाए, तो वो तो स्ट्रांग होना चाहिए अटैचमेंट। एक्स्ट्रा 2-3 वायरें भी उन्होंने दी थी, ताकि जो है ना अगर शुरू शुरू में बच्चा एकदम खींच दे तो वायर टूटने का खतरा है, तो एक्स्ट्रा वायर भी दी थी। और उन्होंने पूरी तकरीबन मैं 2-3 घंटे का हमारा सेशन था उनके साथ। उन्होंने पूरी डिवाइस ओपन करके हमारे सामने उसको फिर जोड़ा। उसके बाद एक दफा मैंने पूरा प्रोसीजर किया, एक दफा इन्होंने पूरा प्रोसीजर किया, ताकि किसी तरह के किसी किस्म का कोई मसला हो, हम लोग खुद उसको हैंडल कर सकें। राइट, तो ये जो डिवाइसेस हैं, बैटरीज हैं, सॉफ्टवेयर है, क्या ये उसी पैकेज में ही आपको साथ मिली है? इनकी प्राइस भी अलग से? सर नहीं नहीं, ये उसके साथ शामिल थी। ओके, राइट, सही। अच्छा, हम ये आपकी इस जर्नी तक तो हम आगे के कॉकलियर इम्प्लांट हो गया, सक्सेसफुल हो गया, सारी चीजें हो गई। अब हम आते हैं कि पोस्ट कॉकलियर इम्प्लांट। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको किन किन थेरेपीज की जरूरत पड़ी आफ्टर इम्प्लांट? पहले भी स्पीच थेरेपी चल रही थी, तो इसके अलावा भी आपको जरूरत पड़ी? जी सर, ये तो बाकायदा हमें बताया गया था उसी जो हमारी मीटिंग थी उनके साथ। उन्होंने कहा था कि उन्होंने पूरी डिटेल बताई थी कि कॉकलियर के 1 मंथ के बाद जब हम इनकी डिवाइस करेंगे एडजस्ट, तो उसके बाद आपने इसकी थेरेपी स्टार्ट करनी है। और इनकी थेरेपी वैसे ही होगी जैसे आम डेफ बच्चों की होती है, लेकिन ये होगा कि बच्चा बहुत साफ आवाज सुनेगा और वो अच्छा रिस्पॉन्स देगा। तो ये आप थेरेपी क्लासेस भी दी है हमें। अच्छा, उन्होंने इन्होंने क्लासेस दी? जी, 40 क्लासेस थी उसके पैकेज में थी। उसके पैकेज में थी, और एवरी 3 मंथ्स फुल चेकअप था इसका डिवाइस का। जी, तो मैपिंग के कंप्यूटर लिए जाना पड़ता था कि अगर बच्चा उन 3 महीनों के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो फ्रीक्वेंसी चेंज की जाए। तो फिर वो डायटोलॉजिस्ट एडजस्ट करता था फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी पे सेट पर बच्चियां सही सुन रही हैं। सही। तो आपको एडजस्ट करनी पड़ी थोड़ी बहुत? नहीं, हम लोगों का एडजस्टमेंट के लिए बाहर कोई ऐसी चीज नहीं है, वो इंटरनली है, इंटरनल प्रोग्रामिंग है कंप्यूटराइज सारे। प्रोग्रामिंग के साथ ही होता है। नहीं नहीं, मेरा पूछने का मकसद ये था कि आपको नूर, आयशा और इमशा को जी जी, से सेटिंग करवानी पड़ी बार बार, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट, फाइन ट्यूनिंग जैसे हम कहें, वो करवानी पड़ी बाद में? फर्स्ट 3 मंथ के बाद जब फर्स्ट टाइम गए थे ना, 3 मंथ के बाद फर्स्ट टाइम,
तो उस टाइम उन्होंने उसको चेंज किया था, ओ मगर उसके बाद उनके जो है ना उसकी सेटिंग सही हो हो गई। गई। राइट। अच्छा ये बताइए कि जब उनकी 40 ट्रेनिंग सेशंस जो थे या स्पीच सेशन जो थे वो खत्म हो गए, तो फिर आपने कैसे कंटिन्यू किया? क्या आपने वहां के ही लोकल थेरेपिस्ट से कंटिन्यू किया या आपने कहीं और देखना शुरू किया फॉर सेशंस? क्या किया आपने? सर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पाकिस्तानी स्पीच थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है। मैंने बहुत सर्च किया, नहीं मिली। और इंडिया स्पीच थेरेपिस्ट से भी मैंने इनके कुछ सेशंस लिए, लेकिन उनका एक्सेंट टोटली डिफरेंट है, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई। मुझे उन्होंने गाइड किया था वहां की स्पीच थेरेपिस्ट ने कि आप बच्चों को घर में ऐसे करवाएं। मैं जो आता था मुझे मैं करवाती रही, जो जो मैंने स्पीच थेरेपिस्ट को से सीखा था उनको करते देखा था। कुछ इंटरनेट से मैंने देखा था कि कैसे करवाया जाता है कॉक्लियर इम्प्लांट के बच्चों को थेरेपी, तो वो मैं घर में करती रही। तो आखिर मुझे एक दिन आइडिया आया, ये 2020 की बात है, 2020 की, जब कोविड आया। तो मैंने ऐसे ही इंटरनेट पे सर्च किया रावलपिंडी में कोई स्पीच थेरेपिस्ट अवेलेबल हो, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं कि अगर यूएई में वो आ सकें और कुछ उनके साथ हम मीटिंग कर लेते हैं, अगर ऐसा है, या कोई स्पीच थेरेपिस्ट और मिल जाए और आने को तैयार हो। तो उस दौरान फिर मुझे मैम फायजा इनाम मिली है, जो इस वक्त उनके 2 इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, एक बैरिया टाउन में और एक पिंडी मोरगा में। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हम ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक स्पीच थेरेपिस्ट के साथ मेरा कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन स्पीच थेरेपी नहीं हो सकती, इसके लिए फेस टू फेस होना जरूरी है बच्चे का। तो मैं फायजा इनाम ने ओके कर दिया। तो वो तो एक समझे कि मिरेकल हुआ मेरे लिए कि ऑनलाइन स्पीच थेरेपी ने मेरे बच्चों के लिए बहुत काम किया है। और मैम फायजा का हार्ड वर्क है कि इसका 3 साल हो गए उनके सेशन लेते हुए। हम अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियां बहुत अच्छी चल रही हैं। तो लेकिन आप मुझे ये बताइए कि यूएई में आपको वहाँ के जो लोकल थेरेपिस्ट हैं उनके साथ क्या इशू है? क्या प्रॉब्लम फेस होती है जिसकी वजह से आपको इस तरफ आके सर्च करना पड़ा और फॉर्चुनेटली आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मिस फाइजा से? तो लेकिन वहाँ के थेरेपिस्ट से क्या प्रॉब्लम, मेन क्या इशू था? सर सर बेसिक लैंग्वेज लैंग्वेज प्रॉब्लम था। लैंग्वेज इशू, एक्सेंट इशू है। और हमारे घरों में यूजुअली उर्दू बोली जाती है। यहाँ पर ज्यादातर स्पीच थेरेपिस्ट या तो वो अपनी इंडियन लैंग्वेज में करवाते हैं या इंग्लिश में करवाते हैं। तो मेरा फोकस था कि उर्दू में करवाई जाए। तो मैं तो नहीं सेटिस्फाइड हुई लैंग्वेज की वजह से। कल्चरल इश्यूज हैं, डिफरेंस है ना हमारा हम्म। इंडियन और पाकिस्तानी, तो आपको पता है। तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ से नहीं करवाई, ना ही मैं सेटिस्फाइड हुई। राइट। और दूसरा ये भी, कॉस्ट का भी क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस है पाकिस्तानी प्रोफेशनल से ऑनलाइन करवाने में और वहां पे? एक प्रॉब्लम तो आपने बता दी कि लैंग्वेज और कल्चर, और ये प्रॉब्लम भी है एक्सेंट का। इसके अलावा क्या कॉस्ट का भी काफी ज्यादा फर्क है क्या? जी जी सर, कॉस्ट कॉस्ट का का तो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, टू मच डिफरेंस। यहाँ पर एक सेशन आधे घंटे का, हम्म। तो टू 200 to 300 दिरहम एक सेशन। लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि यूएई में जो सैलरी पैकेजेस हैं या लोगों की अर्निंग कैपेसिटी है वो शायद ज्यादा है पाकिस्तान में? जैसे आप बता रही हैं कि काफी ज्यादा फर्क है, लेकिन पाकिस्तान में इतना ज्यादा फर्क होने के बावजूद भी हम बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते कंपैरेटिवली चीप सर्विसेज भी। सर यहाँ पर भी सैलरीज अच्छी होने के बावजूद जो सिस्टम है, मतलब अफोर्ड करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। 200 to 300 दिरहम ईच। तो मेरी तो 3 बच्चियां थी, तो मुझे तो अच्छा खासा महंगा पड़ रहा था ना। तो ये तो बहुत तो ज्यादा कॉस्ट पॉसिबल, है। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, रेंज में आती हैं, चाहे पाकिस्तान में ही रहते हो। तो वहां पर भी मैंने करवाई हुई है स्पीच थेरेपी। तो वो जो उनके फीसेस होती हैं वो क्वाइट रिजनेबल हैं। आप ये समझती हैं कि आपके एक्सपीरियंस से तो लगता है कि आप ऑनलाइन की बड़ी दिलदादा हो गई। तो बहुत से लोग थोड़ा सा
रेजिस्ट करते हैं कि ऑनलाइन में शायद उतनी एफिशिएंसी नहीं मिल सकती। तो आप क्या समझती हैं, आपके एक्सपीरियंसेस? एफिशिएंसी 100% वैसी तो नहीं मिलती जैसी कि फेस टू फेस सेशंस में होती है, लेकिन ऑनलाइन में फिर ज्यादा वर्क माँ को या बाप को या अदर फैमिली मेंबर्स को करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। नो डाउट कि ऑनलाइन में है, डिफिकल्टीज हैं, लेकिन ना होने से कुछ होना बेहतर था, तो मैंने इसलिए फिर ऑनलाइन का ऑप्शन चूज किया। राइट। अच्छा, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आप पेरेंट्स को क्या मशवरा देती हैं कि या क्या एडवाइस करती हैं कि कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद भी कोई मैजिक तो नहीं है कि फौरन ही सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं? उनको क्या वेट करना चाहिए? कब बच्चे कितना अरसे बाद थोड़ा रिस्पॉन्स बेहतर होना शुरू होता है? इसके बारे में अगर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें और लोगों को क्या मशवरा देते हैं? जी, पहली बात तो ये है सर कि दो चीजें हैं इसमें, कि सब बच्चे एक ही कैलिबर के नहीं होते। कुछ बच्चे बाय नेचर ही इंटेलिजेंट होते हैं, और कुछ बच्चे नेचुरल, आपको पता है, एवरेज उनका माइंड सेटअप होता है। हर बच्चा एक तरीके से चीज पिकअप नहीं करता, तो ये तो आपको पता है कि नॉर्मल बच्चों में भी ऐसा ही होता है। तो जैसे अब नूर है मेरी, माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, वो चीजें पिक करती है, सोचती है, वो खुद बोलने की कोशिश करती है। और बाकी जो दोनों बच्चियां हैं उनको करवाना पड़ता है। तो पेरेंट्स को मैं यही मशवरा दूंगी कि कॉकलियर हो जाने के बाद ये पेरेंट्स ना समझे कि बस मैजिक हो गया और अब बच्चे खुद से ही फर बोलने लगेंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। पेरेंट्स को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक अच्छा स्टेप हो गया, लाइक सर्जरी होगी बच्चे की, एक आपकी लाइफ में एक अच्छी चीज हो गई, कॉकलियर हो गया, उसके बाद मेहनत का काम शुरू हो गया। तो बच्चे की स्पीच थेरेपी ऐसी ही होगी जैसे कि आप एक हेयरिंग एड लगाकर बच्चे को 3 से 4 साल तक एक बच्चे को स्पीच थेरेपी की जरूरत होती है, कॉकलियर के साथ भी थेरेपी की जरूरत होगी। ये अब अलग बात है कि कोई बच्चे जल्दी रिस्पॉन्स देंगे, कुछ थोड़ा लेट रिस्पॉन्स देंगे। तो पेरेंट्स के लिए कि बी पेशेंट, उनको जो है ना सबर का दामन पकड़े रखना है, और गिव अप नहीं करना, रास्ते में नहीं छोड़ना। तो इंशाल्लाह उनको कामयाबी मिलेगी, इंशाल्लाह दे विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक सवाल हम और पूछना चाहेंगे आपसे, वो ये कि जब आपका कॉक्लियर इम्प्लांट का फैसला हुआ, तो क्या उस सर्जरी से पहले कुछ डिफरेंट टेस्ट वगैरह भी कराने पड़ते हैं? अगर उनके बारे में भी हमारे नाजरीन को बता सकें आप कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं और किस किस्म के टेस्ट हैं और क्या होता है उसमें? उसमें आप सर्जरी से पहले रेडियोलॉजी टेस्ट होता है, जिसमें बच्चे का वो चेक करते हैं कितना लॉस है। उसके बाद सर्जरी है, सॉरी सिटी स्कैन है। सिटी स्कैन करने के बाद उस कान का कॉकलियर उस साइड में करते हैं जिस साइड डेफनेस ज्यादा हो, लॉस ज्यादा हो। तो मेरी बच्चियों का तीनों का राइट साइड में ही हुआ। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं और आपसे कुछ डिफरेंट तरह के सवाल पूछ लेते हैं। मैं ये सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि जब आपको वक्तन फवक्तन पता चलता रहा रिमशा का, आयशा का, नूर का, देन तो सोसाइटी का रिस्पांस कैसा रहा? वो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका और आपने सोसाइटी को कैसे रिस्पॉन्ड किया? इसके बारे में अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। नहीं, सोसाइटी का रिस्पॉन्स होता था, तरस खाते थे, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग हो गई थी। शायद अल्लाह उन्हीं पे आजमाइश भेजता है जो स्ट्रांग होते हैं। तो मैं, ऐसा मेरी कोई फीलिंग ही नहीं होती थी, मैं उनकी बातों का या उनकी उन नजरों का कोई नोटिस नहीं लेती थी। बस मैं अपना लगी हुई थी कि मुझे बच्चियों के लिए करना है, जितना भी मेरी जिंदगी है या मैं जितना कर सकती हूँ, जितना मुझे में स्टेमिना है, जितना अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है। तो मैंने, बहुत सारे लोग थे, तरह तरह की बातें करते थे, तो सर फिर चलता रहा ऐसे ही। तो आप ये भी बताइए कि फैमिली में किसने आप लोगों को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया इस इन सारे प्रोसेस में? उनका भी बताइए।
जी मेरे भाई हैं, मेरे रियल ब्रदर है सजाद बशीर। वो भी यहाँ यूएई में मेरे साथ रहते हैं। सबसे ज्यादा जो सपोर्ट थी मुझे उनकी रही। उन्होंने मुझे कहा कि बाजी हेयरिंग एड का कोई फायदा नहीं है, बच्चियों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, आप कॉक्लियर की तरफ जाएं। फिर उन्होंने भी काफी सर्च किया और उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया, बकअप किया कि आप करवाएं, इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह सब फैमिली मेंबर्स ने जो है वो बहुत हमें साथ दिया, बहुत साथ ज्यादा, दिया। बहुत ज्यादा। हम्म। तो जब इन्होंने साथ दिया, आपने अपनी मेहनत भी की, कॉकलियर इम्प्लांट भी हो गया, तो अभी अभी की बताइए कि रिमशा, आयशा, नूर, इनकी स्कूलिंग, एकेडमिक्स, थेरेपीज के बाद अभी ये किस स्टेज पे हैं और क्या क्या हो रहा है, करंट सूरत हाल क्या है? निमिषा और आयशा को मैंने कॉकलियर से पहले यहाँ पे इंडियन स्कूल्स में एडमिशन करवाया था। बट यहाँ का जो सीबीएसई इनका बोर्ड है, काफी टफ है इनकी स्टडीज, इनके कोर्सेज काफी टफ है इंडियन। तो रिमशा आयशा हेयरिंग एड्स के साथ वैसा रिस्पॉन्स नहीं देती थी, उनको समझ नहीं आती थी। रिमशा तो बहुत ज्यादा हाइपर भी हो जाती थी। तो फिर 8th स्टैंडर्ड तक दोनों को मैंने करवाया, फिर मैंने देखा कि वो नहीं पिक कर सकेंगी आगे, तो फिर मैंने उनको छुड़वा दिया। तो मैंने ज्यादा फोकस स्पीच की तरफ ही किया। और नूर को अपनी एज में मैंने एडमिशन करवाया था, व्हेन शी वाज 5 years old। तो वो भी इंडियन स्कूल में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका फिर बहुत जल्दी कॉक्लियर हो गया। तो वो अब अपनी एज के हिसाब से जो है वो बिल्कुल ठीक जा रही है। और स्कूल में भी उसके मतलब बहुत अच्छा फीडबैक वो देती है, टीचर्स बहुत हैप्पी हैं उससे। और नूर जो है अभी वो 10 years 11 years ओल्ड है। और ग्रेड 5 के अभी वो एग्जाम देगी, तो इंशाल्लाह ग्रेड 6 में जाएगी। अपनी एज के हिसाब से वो ठीक था। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि आपने खुद भी पढ़ा पढ़ाया कुछ उसके बाद, जब इस सारे प्रोसेस से गुजर रही थी, बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए, देखने के लिए, कुछ उनके साथ काम करने के लिए, थेरेपिस्ट वो प्रोफेशनल्स तो काम कर रहे थे, आपने खुद भी इंटरनेट से, इधर उधर से, प्रोफेशनल से, स्पीच थेरेपिस्ट से गाइडेंस लेके खुद भी कुछ काम किया आपने? हाँ जी जी, मैंने इंटरनेट पे काफी सर्च किया, वीडियोस देखी हैं कि कैसे बच्चों को स्पीच करवाई जाती है। और स्पीच थेरेपिस्ट से बेसिकली मैंने ज्यादा सीखा है। जब इनके सेशंस होते थे तो मैं साथ ही बैठती थी, और सारी स्पीच थेरेपिस्ट मुझे गाइड करती थी कि ऐसे करवाएं, और फिर होमवर्क भी देती थी, वो मैं घर में करवाती भी थी। तो बेसिकली मैंने उनसे ज्यादा सीखा है। फिर कुछ खुद ही मुझे वो करवा करवा के फिर मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया कि कैसे करवाना है, क्या चीज करवानी है, जरूरी क्या चीज है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी कुछ, मेरा जो है ना नॉलेज इम्प्रूव हो गया है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छा उनको मतलब देती हूँ गाइडलाइन बच्चियों को। राइट। तो हम ये भी पूछना चाहेंगे कि नासिर भाई ने कितना साथ दिया, क्योंकि आपने मुझे ये बताया कि जब शुरू में आए तो दुबई में जब थेरेपीज होती थी तो 2-2 घंटे आप वहाँ पे वेट करके फिर उनको वापस लेके आते थे। ऑल्दो आपकी जॉब की मसरूफियत भी होगी और वो भी काफ़ी, लेकिन ओवरऑल आपका कंट्रीब्यूशन कैसा रहा? और आपकी मेहनत सिर्फ यही नहीं है कि टाइम देना, मतलब बाकी सारी चीजें भी तो साथ लेके चलनी थी आपने। तो आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर इसमें मेरा तो टाइम का इशू, कुछ ड्यूटी के प्रॉब्लम्स वगैरह ऐसे थे कि मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे सकता था। इस पोजीशन तक बच्चियां पहुंची हैं तो इसमें 99% शाजिया की मेहनत है और इनकी पर्सनल मेहनत है। टीचर्स ने भी करवाया है, वेरी गुड, उन्होंने बहुत मेहनत की है। मगर जो इन्होंने की है वो शायद ही किसी और ने की हो। लेकिन ये है क्यों? कि नासिर ने मुझे बहुत ना उनके सपोर्ट साथ किया। बैठ के टीचर तो सिर्फ बताती थी हेलो, ये 50 दफा हेलो बोलती थी तो वो उनको हेलो समझ आया। सही। इनकी मेहनत टीचर से भी ज्यादा है। हम्म। इन्होंने बहुत ज्यादा जो है ना स्ट्रगल किया है इसके लिए, बहुत परेशान हुई हैं, बहुत ज्यादा जो है ना इन्होंने मेहनत की है। और मेरा तो बस यही था कि ड्यूटी से लेके वापस जाना। आके 4 बजे 5 बजे हम लोग जाते थे, रात 9-10 बजे वापस आते थे। तो हम्म। वो 2 घंटे बीच, 2 घंटे रास्ते की ट्रैफिक, बस। हम्म। क्योंकि बस ट्रैफिक भी अल्लाह काफी ताला तो ज्यादा ने होती है और उन टाइम में जब वो ऑफ टाइम हो तो फिर ट्रैफिक की और सूरत हाल भी इसमें
सबसे मेन बात सर यही है, आप हिम्मत नहीं आ रहे, मेहनत करते रहे, अल्लाह ताला खुद ही फल देंगे इसका। तो अब इस सारे प्रोसेस से सब गुजर गए हैं और अब आपकी बेटियां बोलती हैं, समझती हैं और सारे काम चल रहे हैं काफी हद तक। तो अब आपके एहसासात और जज्बात इस सारे प्रोसेस के बाद आप क्या समझते हैं? सर बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो सूट का सांस ली है। जितना भी शुक्र अदा करें ना, अल्लाह ताला का काम है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ तो कॉकलियर इम्प्लांट। ये इस फाउंडेशन की वजह से ऑपरेशन नहीं होता था तो हम तो सारी जिंदगी लगे रहे, तो ये एक कभी नहीं करा सकते। सही। बहुत बड़ा, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें ना कम है। और हर टाइम जो है ना शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को इस काबिल समझा। पहले तो हम लोगों को इतनी बड़ी आजमाइश दी, ऊपर फिर उससे भी बड़ा अल्लाह ताला का हम लोगों पे करम कि कॉकलियर इम्प्लांट हो गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों को देखते हैं तो एक खौफ नजर आती है। नहीं, रिमशा के बिहेवियर में तो बहुत ही डिफरेंस नजर आया। रिमशा बहुत हाइपर एक्टिव थी और टीन एज में वो, जैसे अब टीन एज बच्चियों की फीलिंग्स होती हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी, बता नहीं सकती थी जो वो बताना चाहती थी। तो उसका मुझे बहुत डिफरेंस नजर आया उसके बिहेवियर में। वो अल्हम्दुलिल्लाह अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोऑपरेटिव हो गई है, उसके मूड अच्छे हो गए हैं। वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और नूर तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर रही थी, वो अभी भी बहुत अच्छा कर रही है। नूर के साथ तो हमने भी थोड़ी कन्वर्सेशन की है, तो माशाल्लाह हम तो ये चाहेंगे, इजाजत होगी आपकी तो फिर हम उसके साथ एक सेपरेट सा कुछ टाइम स्पेंड नो नो प्रॉब्लम। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह आप मुझे टोटली। ये बताइए सबसे आखिर में, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्योंकि काफी हमने आपका बहुत टाइम ले लिया है और नासिर भाई तो अभी जॉब से ही आए थे तो हमने दबोच लिया। आप ये बताइए कि आप सबसे एंड पे पेरेंट्स को जिनके ऐसे हेयरिंग इशू वाले बच्चे या बच्चियां हैं, तो उनके लिए आपका फाइनल एक मैसेज, मशवरा, गाइडेंस क्या होगी? सर पेरेंट्स के लिए यही मशवरा है कि वो सब्र के साथ चले। तो मेहनत पेरेंट्स नहीं करनी है, पेरेंट्स के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो अब तो बहुत टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, तो अपने तौर पर जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनको करना चाहिए। बाकी वो हेल्पलेस स्पीच थेरेपिस्ट से पाकिस्तान में, ये तो अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा वो ब्लेसिंग है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट है। और मैं समझती हूँ यहाँ भी रहकर कि जैसा पाकिस्तान स्पीच थेरेपिस्ट काम कर रही है ना, वैसा और नेशनैलिटीज की उस तरीके से वो चीज नहीं है। तो हमारी स्पीच थेरेपिस्ट बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत डिवोटेड है। तो उनसे गाइडेंस लें, उनसे गाइडेंस लें, अपने बच्चों को घरों में करवाएं, इंटरनेट पे सर्च करें, वीडियोस देखें और सब्र के साथ चलें, तो इंशाल्लाह वो कामयाबी मिलेगी उनको। इंशाल्लाह। और इसी के साथ हम अपने इंटरव्यू के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। हम नासिर भाई का और शाजिया साहिबा का दोबारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमें आपसे मिली है, मेरे लिए भी बहुत सी बातें नहीं थी, तो पूरे लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू आपका सर कि आप आपका। इतना काम आपको कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जो है वो मोटिवेशन मिलेगी हमारे इस इंटरव्यू से, उनको कोई होप मिलेगी, उनके लिए मे भी कहीं आसानी हो। तो वो अगर कोई एक भी इससे मतलब कर लेता है कुछ बच्चों के लिए किसी एक का भी एफर्ट, भला हो तो जाता है तो वो हमारी तो नेकी लेके जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एंड थैंक यू एवरीवन एज वेल फॉर वाचिंग। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। रिमशा ये क्या है? ये फरसा है। इसमें क्या क्या है? इसमें बटन, पीप और दिमाग है। इस बॉक्स में क्या है? व्हाइट बॉक्स में ये आइसक्रीम है। ऊपर क्या है वो ग्रीन? ये मटन पीस है। ये वेजिटेबल है? जी ये वेजिटेबल है। इस बॉक्स में क्या है? इसमें चमचा और दबाव है। ओके, आपको
चिकन पसंद है या मटन पसंद है? मुझे चिकन पसंद है। ओके। मामा क्या कर रही है? मामा मामा फिश फ्राई कर रही है। ये क्या है? मामा मामा फ्राई कर रही है। आपको कबाब अच्छे लगते हैं? फिर आती से मामा बहुत अच्छा करती है। क्या कर रही हो? वो आपके पीछे क्या है? वो देखो देखो। शिप कहाँ चलता है? अच्छा आयशा, ये नीचे क्या है? नीचे क्या नजर आ रहा है? अच्छा, वो क्या है? वो देखो। मस्जिद में क्या करते हैं? मिठाई का डब्बा है, इसमें बर्फी है। बर्फी बताओ कौन सी है? बर्फी ये ओके। इसमें और भी दूसरी मिठाई है। ये डब्बा साकिब मामू पाकिस्तान से लाई है। मुझे मिठाई बहुत पसंद है। गुड। These are green plant. That is tree. This is so big. There are so many birds.